मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग मॉड्यूल 3 का ये फाइनल लेक्चर है। इसके साथ आपका मॉड्यूल 3 फिनिश हो जाएगा। आज हम स्टडी करेंगे स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, यानी स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री की आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है और उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक इसके प्रिंसिपल्स जो हैं। सबसे पहले तो इस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए आपके पास एक्यूरेट डाटा होना चाहिए कि आपको कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स चाहिए, प्रॉपर लिस्ट अप होने चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, ठीक। और इस डाटा के साथ जो है आप प्लानिंग करोगे, कितने कितने लॉट का आपने ऑर्डर प्लेस करना है, फोरकास्टिंग करोगे, ठीक, कि अगर कोई इसमें वेरिएशंस पॉसिबल हैं या इसमें जैसे भी है, इसको फोरकास्टिंग एंड डिमांड प्लानिंग। और कोशिश नहीं है तो मस्ट ही रहेगा कि सेंट्रलाइज्ड स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहे, यानी एक सेंटर से अगर कोई प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है तो उसमें मतलब उसका अगर रिपोर्टिंग पॉइंट एक है, मॉनिटरिंग पॉइंट एक यूनिक पॉइंट है, तो उसमें गलतियां होने के चांसेस जो हैं बहुत कम रहते हैं, क्योंकि अगर सिंगल पर्सन कोई मॉनिटर कर रहा है। सो सेंट्रलाइज्ड स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन है इसका स्टेप नेक्स्ट। इसे हमने अपने प्रोसेस को जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से जो है वो बेहतर बनाना है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। हमें टाइम पे जो है ऑडिट्स कैरी आउट करने हैं, ठीक, मॉनिटरिंग करते रहना है कि हमारे पास स्टॉक आउट तो नहीं हो रही या ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो रही, ठीक। और सप्लायर मैनेजमेंट में हम अपने सप्लायर्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उस पर वो करेंगे कि उनके साथ फाइन ट्यूनिंग किस तरह से बेहतर बनानी है, ठीक। और फिर जो प्रोसेसेस पॉसिबल हैं उनकी ऑटोमेशन पे ध्यान देंगे, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक। क्योंकि जैसे ही आपने उसमें सॉफ्टवेयर में क्या है, जैसे ही आपने कोई पार्ट इशू किया तो डेबिट कर दिया, खुद ब खुद आपका एक स्टॉक लेवल अपडेट हो गया, ठीक, डेबिट हो गया। आया है तो एंटर किया तो वो खुद ब खुद। सो स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ये इस बात को इंश्योर करता है कि राइट टाइम पर राइट क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल है, राइट प्लेस पे जो है पहुंच रही है, ठीक। सो दैट आपकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो बिना किसी जो इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के चलती रहें। इसके लिए आपको जो है सफिशेंट क्वांटिटी एंड क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो स्टोर करके रखने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है और क्लासिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, जितनी भी आपने पार्ट्स की लिस्ट बनाई उनकी आप कोडिंग करोगे, वो किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स ही ना हो। अब नट बोल्ट, अगर सिर्फ नट बोल्ट बोल देंगे तो अब उसमें साइज़ के हिसाब से 1000 मतलब वेरिएशन आ सकती है, सैकड़ों किस्म के हो सकते हैं नट बोल्ट, ठीक। तो कोडिंग एक स्पेसिफिक उसके लिए
कोडिंग रखेंगे हम कि हमें हेक्सागन नट बोल्ट चाहिए या फिर स्क्वायर हेड वाला चाहिए, उस हिसाब से हम पहले से ही कैटेगराइज कर लेंगे, फिर साइज के हिसाब से। सो अपने पास एक पार्ट के लिए एक यूनिक कोड होगा। तो अगर सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में आपको कोई ट्रबल नहीं आने वाली। ठीक। और जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी रहेगी क्रिटिकलिटी के हिसाब से। जो फर्दर एक तो आप वैसे प्रोडक्ट कैटेगरीज नॉर्मली जो डिज़ाइन कर सकते हो, उसको लिस्ट अप हो गया, तो उसके बाद फिर क्रिटिकलिटी के हिसाब से भी आप सेकंड स्टेप पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्रिटिकलिटी नहीं, यूजेज भी आएगी और लीड टाइम, मतलब मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूजेज, फ्रीक्वेंसी एंड लीड टाइम भी इन्वॉल्व होंगे, जिससे आप अपने ऑर्डर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो जब आपने क्लासीफाई करना है तो उसका पहले क्रिटिकलिटी लेवल देखोगे, वो वाइटल है मतलब हाईली क्रिटिकल है, या एसेंशियल है मतलब मॉडरेटली है, या फिर सिर्फ डिज़ायरेबल है यानी कि लो क्रिटिकलिटी का है। ठीक। तो इसमें इस फर्स्ट स्टेप पे आप इस तरह से इसको वीईडी एनालिसिस भी बोलते हैं। वाइटल है, एसेंशियल है, या फिर डिज़ायरेबल है बस। ठीक। सेकंड स्टेप पे क्रिटिकलिटी में वो मेरे ख्याल से क्रिटिकलिटी में तो नहीं आएगा, वो प्राइस की तो अलग से ही कैटेगरी रहेगी। ठीक। क्रिटिकलिटी में तो उसका उसके यूज से या उसके फेलियर से क्या नुकसान हो सकता है वो बात कवर होगी। फाइनेंशियल फैक्टर बाद में आ जाएगा। ठीक। सेकंड में क्या है, इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप सेकंड क्लासिफिकेशन कर सकते हो लीड टाइम के हिसाब से, किसका लीड टाइम कम है, किसका मीडियम है, किसका हाई। ठीक। तो जैसे इसमें हमने तीन क्रिटिकलिटी में तीन नाम दिए हैं कि वाइटल है, असेंशियल है, या फिर डिज़ायरेबल है। इसी में लीड टाइम में तो हम सिर्फ यही कहें कि टाइम कम, मीडियम या ज़्यादा हो सकता है। सो लो, मीडियम और हाई टाइम के हिसाब से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। सो कैसे? जरूरत जैसे मान लीजिए कंपनी में कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अब मेरी कंपनी में जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मेरा क्वालिटी है वो वाइट करना है। मान लीजिए कि हमारे पास लुब्रिकेंट नहीं है, इसेंशियल है, मतलब काम हो रहा है, रुक नहीं रहा, और डिजायरेबल वो हो गया कि मतलब कि कोई वर्कर नहीं है, हम ऑटोमेटिक जो है किसी हिसाब से कर ले रहे हैं। डिजायरेबल तो मान लीजिए कोई आपका वर्कर ही कुछ एक्स्ट्रा वो मांग रहा है कि जिसके बिना काम चल रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं इसको और बेहतर तरीके से करूँ, तो मुझे ये इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए। इसमें सर लीड टाइम कहाँ आ रहा है? लीड टाइम के हिसाब से आप इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन लोगे कि आपको ऑर्डर किस हिसाब से करना है। ठीक। जिसका लीड टाइम बहुत कम है वो अगर आपके स्टॉक में नहीं भी पड़ा कोई मायने नहीं रखता, आपने फ़ोन किया, एक फ़ोन कॉल पे आपके पास डिलीवर हो गया। ठीक। मीडियम है तो आपको फिर भी थोड़ा सा कॉन्शियस होना, वहाँ फिर आप कॉन्शियस होना शुरू हो जाओगे कि अगर वो 2 दिन में डिलीवर कर रहा है तो आप उसको 1 ही दिन का टाइम दो, अपने पास थोड़ा सा मार्जिन बचा के रखो। और जो हाई प्रायोरिटी वाला है उसको तो आप समझ लो कि उसका तो आप कोई चांस नहीं ले सकते। लीड टाइम जिसका बहुत ज़्यादा है कि वो तो फिर एक तरह से तय हो जाएगा कि इसके बिना वो आपकी प्रोडक्शन रुकने वाली। ठीक। सो प्राइस वाइज भी हमें इनको फिर ऐसे ही फर्दर लो, मीडियम और हाई में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक। और फिर इसके हिसाब से इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें चाहे आप इनको ग्रुप ए बी सी में आगे डिवाइड कर सकते हो। सो मतलब आपके लिए 3-4 स्टेप्स में इनको डिवाइड करके आप क्लासीफाई करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा और आगे फर्दर बढ़ाना चाहें तो उसके आगे भी अगर कुछ हम कैटेगराइज करना चाहते हैं तो वो एडिशन 4 कैटेगरी तो ऑलरेडी हो गई, क्रिटिकलिटी के हिसाब से कर लिया, लीड टाइम के हिसाब से कर लिया, प्राइस के हिसाब से कर लिया, ठीक। फिर ग्रुपिंग आपने आगे इसकी फर्दर इसको ग्रुप कर लिया कि वाइटल भी है, हाई हाई प्राइस भी है, ठीक, और लीड टाइम भी हाई है, तो ये ग्रुप ए में आ गया, ठीक। उस तरीके से जे अगर मतलब असेंशियल में है, आपके मीडियम में आ गया, तो प्राइस भी मान लो बेशक हाई है, कोई वो नहीं है, ठीक, तो वो ग्रुप आपने बी। तो इस हिसाब से आप अपनी जो है प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते। सेकंड स्टेप पे आप जब आपने आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, तब आप अपने इन्वेंट्री लेवल्स पे फोकस करोगे। आप जो आपने क्लासिफिकेशन किया है उसके हिसाब से आप अपना जो है एक जो लीड टाइम वाला जो है अपना सेटअप देखोगे कि आपको कितने टाइम में, इसके बेस पे ही आप अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी, या मिनिमम लेवल क्या रहेगा, मीडियम लेवल क्या रहेगा, मैक्सिमम लेवल क्या रहेगा, ये आपको जो आपने डाटा पहले से जिस पे वर्कआउट किया है वो आपको इस तरह से डिज़ाइन करने में जो हेल्प करेगा। तो इसमें देखेंगे आपके आपको कितना स्टॉक चाहिए, स्टॉक वर्सेस टाइम का आपने एक ग्राफ बना रखा है इसमें कि आपके मिनिमम स्टॉक में, तो आप मिनिमम स्टॉक के साथ तो आप छेड़खानी करोगे ही नहीं, इतना तो हम आपको हर हाल में, मतलब ये तो आपको इस तरह से, हाँ, ये एक तरह से इमरजेंसी स्टॉक है आपके लिए। तो जब इस लेवल को टच कर गया तो समझ लो कि आपके पास स्टोर में सामान है ही नहीं। आपने उस तरीके से एक्ट करना है कि जब मेरा मिनिमम लेवल हिट हो गया है तो अब समझ लो कि मैं खाली हूँ, ठीक। तो रीऑर्डर लेवल आपने एक मीडियम लेवल डिसाइड कर रखा है कि इस ऑर्डर पे मैं इस लेवल पे मैंने ऑर्डर करना है, तो मेरे पास लीड टाइम के हिसाब से मिनिमम लेवल हिट होने से पहले मटेरियल आ जाएगा, ठीक। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, क्योंकि आपको अपनी जो स्टोर की स्पेस है उसका भी ध्यान रखना है, ठीक। और ऐसा ना हो कि अब आपका जो कैपिटल ब्लॉक हो, पैसा ब्लॉक हो, उसका भी ध्यान रखना है। तो फालतू क्यों हमने रख रखाव में ही क्यों वेस्ट करते हैं, ठीक। सो एक मैक्सिमम लेवल जो है वो भी डिसाइड करना है। मान लीजिए अगर एक मंथ में आपका कोई स्पेयर पार्ट 30 से ज़्यादा कंज्यूम ही नहीं होता, ठीक, तो आप उसका जो है वो मंथली लेवल मैक्सिमम आपके पास 30 हो गया, ठीक। मीडियम आप देख लो कि ऑन एन एवरेज कितना हो रहा है, ठीक, एक एवरेज। और मिनिमम तो फिर आपको कि हाँ भाई इतने तो लगते ही लगते हैं इसको, तो ये तो मेरे पास होना ही होना चाहिए। सो इस तरीके से आप लीड टाइम अपने लीड टाइम के हिसाब से अपने मैक्सिमम, मिनिमम और जो है रीऑर्डर पॉइंट जो है डिसाइड कर सकते हैं। जो क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स हैं कैटेगरी ए के हैं, उनको आप जैसे रीऑर्डर लेवल से ऊपर ही आपका होगा कि वो रीऑर्डर लेवल से ऊपर ही ऑर्डर हो जाए, ठीक, उनका रीऑर्डर लेवल कभी भी ब्रीच ना हो पाए,
ठीक। तो बाकी का अभी आप ऐसे जैसे बी कैटेगरी के हैं तो वो कहीं आप जो है मिनिमम और रीऑर्डर के बीच में कहीं कर सकते हैं। ठीक। जितना क्वालिटी मतलब जो जितना ग्रुप जित डाउन जितना जाता जा ग्रुप रहा डाउन है है उतना फ्री आपके और पास फ्री हैंड होगा कि आप टाइम के साथ थोड़ा सा उसको कर सकते हो, मैनेज कर सकते ताकि मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे थोड़ा ना हो। जाएगा। मिनिमम लेवल से तो कोई भी नीचे नहीं जाएगा, वो तो आपके पास बफर स्टॉक तो आपके पास हमेशा पड़ा है। बफर स्टॉक तो आपने कोशिश करनी है कि उतना तो उससे नीचे तो यूज हो ही ना। ठीक है, जो आपके पास रेडली अवेलेबल वाली कैटेगरी भी है वो भी आपने मिनिमम स्टॉक लेवल के आसपास मतलब उसको ऑर्डर कर लेना है, क्योंकि अगर स्पाइक हुआ कहीं रिक्वायरमेंट तो फिर आपका जो ये बफर स्टॉक है क्या पता वो भी उसको कॉप अप ना कर सके। सो कैटेगरीज आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है आपने अपनी कैटेगरी जो है डिफाइन कर रखी है। तो इसमें आप ABC एनालिसिस बोलते हैं इसको। ठीक। तो फॉर क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स कैटेगरी ए, इन्वेंट्री लेवल इज सेट टू मेंटेन सेफ्टी स्टॉक दैट कैन कवर अनएक्सपेक्टेड डिमांड स्पाइक्स। ठीक। तो वो क्रिटिकल लेवल को तो आपने हमेशा ही मेंटेन करके रखना है। जो कैटेगरी बी है वही जैसे कि हम किसी मीडियम उसमें मतलब रीऑर्डर लेवल और मिनिमम स्टॉक के बीच में कहीं ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो कैटेगरी सी है वो मिनिमम लेवल पे पहुंचने तक भी आप ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे ये जो हमने कैटेगरी वाइज जो ऑर्डर लेवल सेट किए हैं ये हमें जो है कैरिंग कॉस्ट है उसका उस पे और अपने डाउन टाइम को मिनिमाइज करने में जो है अपनी हमारी जो है पूरी पूरी हेल्प करता है। कॉस्ट कंट्रोलिंग में इसका काफ़ी अहम रोल है। तो थर्ड इज सप्लायर मैनेजमेंट एंड लीड टाइम रिडक्शन। लीड टाइम रिडक्शन तो जैसे मतलब आप सबको पता ही है कि लीड टाइम इज़ व्हाट, जब हमने एक कंफर्म ऑर्डर प्लेस किया तो अपने पास जब तक वो डिलीवर नहीं हुआ उस सारे टाइम को जो है हम लीड टाइम बोलते हैं। तो आपकी आपकी जो सप्लाई चेन है उसकी रिलायबिलिटी पूरी तरह से बनी रहे, तो इसलिए आपको जो है कोई भी ऐसा फैक्टर जो लीड टाइम को ब्रीच कर सकता है उसको आपने एलिमिनेट करना है। ठीक। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए आप सबसे बड़ा जो टैक्टिक इस्तेमाल करोगे कि आपने जितने टाइम में आपको सप्लाई चाहिए आपने अपने सप्लायर को हमेशा उससे कम टाइम मतलब देना है सप्लाई के लिए। अगर आपको 10 दिन में सप्लाई चाहिए तो उसको 8 ही दिन दो। पहले स्टेप पे ही आपके पास 2 दिन का मार्जिन हो गया। और ऐसा नहीं है कि आपने 8 दिन का उसको टाइम दिया लेकिन आपके पास 10 दिन का है तो आपने बीच में उसको छेड़ा ही नहीं कि भाई उसको 8वें दिन के हिसाब से ही टॉर्चर करना शुरू कर दो कि मेरे पास जो है इस इतने में मटेरियल जो आना ही चाहिए। ठीक। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने जो स्टोर के जो सप्लायर हैं उनके साथ अपने वेंडर को या सप्लायर को कोऑर्डिनेशन करवा सकते हो उसकी कि अगर भाई तूने मेरे ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी को चेक करते रहना, अगर तुम्हारे पास मेरे किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए जिस फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर आता है अगर नहीं आया तो फॉलोअप के लिए फ़ोन करो कि आपका इस पार्ट का ऑर्डर इस बार नहीं आया, कि आपके पास स्टॉक है। इस फॉलोअप से जो है क्लियर हो जाएगा कि हमारे लेवल पे कोई लैप्स नहीं हुआ ऑर्डर करने।
सो इसके लिए जो है अपने लीड टाइम रिडक्शन करने के लिए हम कुछ जो मतलब मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग सप्लायर डाटा मैनेजमेंट, ठीक, और उसे जो मॉनिटर करने के लिए हम कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है उनका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने इसको जब ऑर्डर देते हैं और जो इसको टाइम अलॉट करते हैं उसके अगेंस्ट कितने में ये डिलीवर कर रहा है। तो वेंडर वाइज एक परफॉर्मेंस चार्ट जो है हम तैयार कर सकते हैं, जिससे हमें जो है सप्लायर की रिलायबिलिटी का पता चलता रहे। कोई होगा जो आपको टाइम से पहले डिलीवर कर रहा है, कुछ होंगे जो टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं, कुछ होंगे जो हमेशा ही डिले करते हैं। तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजिक आपने डिसीजन लेने हैं। सर बट इसमें भी तो कॉस्ट का इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे कोई अगर अपन को जल्दी पहले माल देना है तो हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा लगा, जो डिले कर रहा है हो सकता है वो कम कॉस्ट में देगा। नहीं, समटाइम्स देखो कॉस्ट इतना वेरिएशन नहीं होता। कंपटीशन जो है किसी भी फील्ड में कंपटीशन की कमी नहीं है आजकल, ठीक है। तो जो सप्लायर है अपनी रिलायबिलिटी या अपनी रेपो बनाने के लिए उसकी कोशिश हमेशा से ये रहेगी कि ऑर्डर आया, और समटाइम्स इस बात का भी डर रहता है कि अगर ऑर्डर इन बिटवीन कैंसिल हो रहे हैं, मान लीजिए आज ऑर्डर आ गया, ठीक, अगर उसको डिलीवर करने में 3 दिन का टाइम है तो कई बार आपने अगर सप्लायर नोटिस करता है कि अगर 2 दिन से ज़्यादा का टाइम हो रहा है तो समटाइम्स वो कैंसिल हो रहा है। तो उसकी कोशिश रहेगी कि ऑर्डर आया, ऑर्डर आते ही फटाफट डिलीवरी रवाना कर दो, इससे पहले कि कोई ऑर्डर कैंसिलेशन वाला उधर से सिस्टम हो उसके पास। जब डिलीवर हो चुका होगा या डिस्पैच हो चुका होगा तो ऑर्डर कैंसिलेशन के चांसेस भी एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक। पार्टनर अप विद योर सप्लायर फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर अपने सप्लायर्स के साथ अच्छे से अच्छे रिलेशन बना के रखोगे तो वो चाहे मुश्किल से कहीं से भी अरेंज करके दे, कैसे भी हो, और बिना आपको कॉस्ट करे, ठीक। अगर रिलेशन अच्छे हैं तो बिना आपको कॉस्ट बढ़ाए वो उतने ही टाइम में डिलीवर कर देगा। और वो ये भी आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि वो आपको ओवरचार्ज ना करे, ठीक। यानी आपके बिहाफ पे वो एक्स्ट्रा पेन लेंगे कि हाँ अपने पुराने सप्लायर हैं या अपने रिलायबल सप्लायर हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पास मान लीजिए टाइम पे उनको पे करने के लिए पेमेंट नहीं है। अगर रिलेशन अच्छे हैं तो आपके पास मटेरियल भी आ जाएगा और हो सकता है कि आपके साथ वो कोऑपरेट कर लें, कोई बात नहीं, पेमेंट अगर आपके पास अभी नहीं है कुछ दिन में दे दें, ठीक। मतलब आपके साथ नरमाई से पेश आ सकते हैं पेमेंट की टर्म्स पे। evaluate supplier related risk and identify mitigation measures। अगर आपका जो सप्लायर है डिफ़ॉल्ट कर रहा है सप्लाई में या उसके एरिया से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो आपने अल्टरनेट्स भी बना के रखने कि अगर वो नहीं करेगा तो मैं और दूसरी कौन सी जगह से, मान लीजिए जैसे अब एजिटेशन चल रहा है तो अगर मटेरियल जो है सप्लाई वो दिल्ली साइड से आनी है, ठीक, तो फिर कोशिश होगी कि अपने लोकल एरिया में जो है सप्लायर्स हैं उनके साथ भी कांटेक्ट में रहा जाए कि अगर एक तरफ से सप्लाई नहीं आई तो आप दूसरी तरफ से मंगवा सकते। तो आपने रिस्क जो है असेस करके रखना है, बस अपने जो है प्रोडक्शन ऑपरेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस वगैरह अपनी जो है प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो लीड टाइम जो है उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो आपने स्टॉक आउट नहीं होने देना है। स्टॉक आउट हो गया तो आपका जो लीड टाइम है उसका प्रेशर बहुत रहेगा आप पे। तो अगर आपके पास स्टॉक्स सफिशिएंट हैं तो आप जो है लीड टाइम को मतलब थोड़ा सा लीनियंटली ले सकते हो, ठीक। दूसरा आपने
डिलीवरी डिलेज नहीं होने देनी, ये एक बड़ा चैलेंज है। ठीक, मान लीजिए आपने टाइम पे ऑर्डर भी दिया, ठीक, और टाइम पे आपको जो है मतलब वहाँ से लोडिंग भी हो गया, लेकिन मान लीजिए जो ट्रांसपोर्टेशन का कोई वो है, ट्रांसपोर्टर जो है वो रिलायबल नहीं है, तो उस जो है वो डिलीवरी डिलेज आपके पास ज़रूर होंगी। तो आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिलायबिलिटी जो है ज़रूर चेक करते रहना है। अगर कोई ट्रांसपोर्टर तंग कर रहा है, नहीं टाइम पे दे रहा, या ग्रुपिंग के चक्कर में पड़ा है, तो फिर उसको ऑर्डर आपने नहीं देना, आपने अवॉइड करना है कि इसके थ्रू मटेरियल मत भेजना, आपकी तरफ से टाइम से डिस्पैच हो रहा है लेकिन मेरे पास टाइम पे नहीं पहुंच रहा। ठीक, इनइफेक्टिव इंटरनल सिस्टम, इसके इसमें ये बड़ा चैलेंज है, आपको सही फीडबैक ही ना मिले अंदर से। ठीक, आपको जो है कि मान लीजिए कोई इमीडिएट अभी कोई प्रोडक्शन स्केड्यूल चलने वाला है, सॉरी प्रोडक्शन स्केड्यूल क्या बोल दिया, कि कोई मेंटेनेंस स्केड्यूल चलने वाला है, लेकिन आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आई। ठीक, और आई तो इमीडिएट आई, उस हिसाब से अगर पहले से आपके पास इंफॉर्मेशन सही से रहेगी तो आप अपने ऑर्डर करने का जो है और आपके पास डिलीवर होने का, यानी जो उस टाइम को आप लीड टाइम को मैनेज कर सकते हो। कभी कभी इसमें ये बोल भी तो आ सकता है ना सर कि जैसे हमने 2 दिन पहले वो चीज़ के लिए ऑर्डर किया था, फिर वो वापस से मतलब डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएट जो आप बोल रहे हो वैसे, वही तो मतलब वहाँ हम कॉस्टिंग बचा सकते थे, बट उसकी वजह से हमें हाँ, वापस से बिल्कुल कॉस्टिंग बिल्कुल। करना पड़ा। अब जब मतलब डिमांड की सही सही इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए टाइम से। ठीक, तभी आप अपने जो है ऑर्डर लेवल जो है मेंटेन कर सकोगे उस हिसाब से ही, नहीं तो फिर कॉस्ट वाइज आपको ज़्यादा पड़ेगा। मान लीजिए आप एमरजेंसी में मंगवाओगे तो फिर हो सकता है थोड़े से मटेरियल के लिए ही पूरा आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़े। ठीक, सो वेरिएबिलिटी इन लीड टाइम, कोई मान लीजिए सप्लायर आपका ऐसा है, कभी आपको टाइम से पहले ही सप्लाई कर रहा है, कभी टाइम पे कर रहा है और कभी डिले कर रहा है। ठीक, तो इस तरह की वेरिएबिलिटीज़ को भी आपने एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। पूरा पूरा आपका फोकस होना चाहिए कि भाई टाइम से पहले जो डिले कर रहा है उसको तो टाइम से पहले वाला ही टाइम दो, वहाँ अपना मार्जिन ज़्यादा लेकर चलो, सो दैट उस वेरिएबिलिटी के साथ आप कोप कर सको। तो अगर कोई आपका जो लीड टाइम मान लीजिए 8 दिन का है, तो उसको बोलो कि मुझे तो 4 दिन में ही चाहिए मटेरियल, अगर वो डिले भी करेगा 1-2 दिन उस हिसाब से, तो भी आपके पास 6 दिन में मटेरियल पहुंच जाए। ठीक, और इसके अलावा जो एक और चैलेंज है, इनफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। इशू हो रहा है मटेरियल, सिस्टम में अपडेट नहीं हो रहा, या फिर जो मटेरियल इशू हो रहा है उसका इफेक्टिव यूज़ नहीं हो रहा। ठीक, तो इस तरीके से जो है वो मान लीजिए डैमेज ज़्यादा कर रहे हैं या कुछ भी, तो इनफेक्ट वो उस तरह से इनफेक्टिव आपका मटेरियल कंट्रोल हो जाएगा। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आप ये जो मेथड्स आपके सामने हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप जो है अलग अलग, जैसे लीड टाइम रिड्यूस करना है, कॉस्ट कटिंग करनी है, तो ये सब मेथड जो हैं आपके, और जो ऑप्टिमाइज आपने प्रॉपर यूज़ करना है, ये सारे मेथड आपको बहुत काम में आएंगे। सबसे पहला है जैसे ABC एनालिसिस, हमने कैटेगराइज कर लिया अपने मटेरियल को क्रिटिकलिटी के हिसाब से। ठीक, उस हिसाब से आप इन्वेंट्री अपनी मैनेज कर रहे हो। दूसरा है जस्ट इन टाइम, जब आपको ज़रूरत है तभी आपके पास मटेरियल की सप्लाई पहुंचे जा रही है, यानी आपने जितने भी आपके
रुकावटें या वो वेरिएबिलिटीज़ हैं उनको आपने लीन कर लिया है। ठीक, इससे क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोलिंग भी होगी आपके पास एक तरह से। एक तो आपका जो टाइम पे मटेरियल पहुंच रहा है, और ऐसा नहीं है कि आप कितने कितने दिन पहले ही आपको पेमेंट करनी पड़ रही है या कुछ। ठीक, तो जैसे ही आया और आपके पास यूज़ भी हो गया, आपको इसकी स्टोरेज पे भी खर्च नहीं करना पड़ा। ठीक, अगर जस्ट इन टाइम आ रहा है मीन्स सीधा स्टोर में जाने की जगह आप सीधा उसको प्रोडक्शन लाइन में उतरवा सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट कम होगी आप। ठीक, नेक्स्ट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा ही आपको फ़ायदे में रखेगी, इससे अच्छी तरीके से आप फोरकास्ट कर सकते हो। नीड प्लान करके चलोगे तो अच्छे तरीके से फोरकास्ट कर सकते हो, सही टाइम पे ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, सही टाइम पे आपके पास सप्लाईज आएंगी। तो बिना प्लानिंग के तो फिर मतलब गलतियां नहीं, ब्लंडर्स होने के चांसेस होते हैं, लॉसेस आपकी। अगर जितनी कम प्लानिंग के साथ चलोगे उतने लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे। आप कंट्रोल आपका कम से कम होगा उस प्रोसेस में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये भी आपको कॉस्ट कंट्रोलिंग में मदद करेगी। आप कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में प्रॉपर मटेरियल सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, सो नेक्स्ट इज मिनिमम सेफ्टी स्टॉक। अगर जस्ट इन टाइम जैसे आप मेथड इम्प्लीमेंट करने के लिए करने में कामयाब हो जाते हो, तो फिर आपको जो है कम से कम स्टॉक लेवल अपने स्टोर में मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना कम स्टॉक रहेगा उतना ज़्यादा आपका जो वर्क जो कैपिटल है वो ब्लॉकेज से बचेगी। उस कैपिटल को, उस पैसे को आप फर्दर अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगा सकते हो। ठीक, वीईडी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक, वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल कैटेगरीज में। ठीक, जो ABC एनालिसिस है वो ग्रुपिंग पे हो जाएगा आपका इम्प्लीमेंट, वीईडी क्रिटिकलिटी पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, ABC में आप कॉस्ट वाइज भी देख रहे हो, इसमें ABC में आप कॉस्ट वाइज भी देख रहे हो, क्रिटिकलिटी वाइज भी देख रहे हो, प्राइस वाइज भी देख रहे हो, उस हिसाब से आपने ग्रुपिंग कर रखी। ठीक, लेकिन वीईडी में आप सिर्फ क्रिटिकलिटी देख रहे हो। ठीक, नेक्स्ट इज फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग मेथड। तो इससे आप जो है अगर मेथड एनालिसिस करते हो तो फिर आपका जो है लीड टाइम आप प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा, मान लीजिए आप टैगिंग करते हो कि ये वाले ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्ट है, ये स्लो वाली कैटेगरी में है, या फिर ये तो बस बेकार है, ये तो करते ही नहीं काम। तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने का किया है, कोशिश की है कि जो वीईडी लिखा था किस लिए लिखा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। प्रोजेक्टर बंद तो इसको मैं थोड़ा सा बोल के इलेबोरेट कर देता हूँ। वीईडी का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आप जो है अगर मतलब इसमें 3 तरह के जो कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आपका है होल्डिंग कॉस्ट, ठीक, दूसरा है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक, फिर और तीसरी लाइन उसमें उस ग्राफ में होती है कि टोटल कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट के बेस पे आप टोटल कॉस्ट निकालते हो। तो जहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस ग्राफ पे वो पॉइंट है जहाँ आपका टोटल कॉस्ट कम से कम रहेगा। ठीक, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपका जो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ जो है आपस में कट करेगा। उसके जस्ट ऊपर
जो है आपका टोटल कॉस्ट का मतलब उससे आप अंदाज़ा लगाओगे कि हाँ ये मेरा जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, कि मुझे कम से कम स्टॉक रखना पड़ रहा है, उससे होल्डिंग कॉस्ट डाउन आ गए, और जो है मेरे को जो जिस लॉट्स में मुझे मटेरियल सप्लाई हो रहा है तो उसका भी मुझे मतलब मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेरे पास डिलीवर हो पा रहा है। ठीक। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ, एक ऑप्टिमम लेवल है जो आप, एक ऑप्टिमम क्वांटिटी है जिसको आप ऑर्डर करते हो, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम से कम पड़ रहा है और आपका जो होल्डिंग कॉस्ट है उस लेवल पे वो भी आपका जो मिनिमम है, मतलब दोनों कॉस्ट उसमें मिनिमम कैटेगरी में रहते हैं। इसमें फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड मॉनिटरिंग। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो है सबसे पहले तो कहते हैं कि किसी किसी काम को करना है तो पहले मंशा होनी चाहिए उसकी, यानी कमिटमेंट लेवल जो है आपने डिसाइड करना है, अपना कमिटमेंट करनी है कि हमने ये काम करना है। इसके लिए क्योंकि फिर वो एक बंदे का काम नहीं है, उसके लिए फिर आपको अपनी पूरी टीम में जो है अवेयरनेस करनी है, फैलानी है। ठीक। और जो गोल डिसाइड किया है उसको बताना है कि भाई ये सबका गोल है, हमारा पूरी टीम का ये शेयर्ड गोल है हमारा। ठीक। और उसके बाद फिर स्ट्रेटजी बनेगी जिसमें विजन और मिशन अपना क्लियर होगा, और इस काम को करने के बाद ये किस तरह के रिजल्ट्स हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक। स्ट्रेटजी बनाएंगे, उस स्ट्रेटजी बनाने के बाद उस स्ट्रेटजी को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एक प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को हम जो अगर जो भी डिज़ायरेबल रिजल्ट अपने चाहिए तो उसके अगेंस्ट हमारा जो प्रोसेस है वो ये रहेगा। ठीक। कि इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। प्रोसेस बनाने के बाद फिर उस प्रोसेस की हम जो है एक तरीके से एनालिसिस भी करेंगे कि जो हमने इस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने जो प्रोसेस डिज़ाइन किया है, क्या वो प्रोसेस सही है, किसी स्टेप पे गलती तो नहीं कर रहे। ठीक। और फाइनली हम उस प्रोसेस को कैरी आउट करने के बाद या उसके दौरान परफॉर्मेंस जो है वो अपनी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो परफॉर्मेंस चेक करने का क्या तरीका है, जो हम टारगेट लेकर चले थे हम उसमें उसके साथ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक। तो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के बिहाफ पे आप जैसे कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक। तो या फिर बार बार आप अपना ABC एनालिसिस को है उसको रिपीट कर सकते हो कि क्योंकि हो सकता है कि डिमांड के हिसाब से आपके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उनमें ऑर्डर में वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक। उनकी कैटेगरी चेंज हो रही है, जो आप इनिशियली जो आपने उनको कोई कैटेगरी अलॉट की थी, हो सकता है आने वाले टाइम में उसमें कोई चेंजेस आई हों, तो आप उसको चेक करने के लिए बार बार जो है ABC एनालिसिस पार्ट वाइज कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक। और इसके अलावा मतलब आप लिस्टिंग वगैरह जो भी कोई भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं तो पेन पेपर की हेल्प से उसको आप नोट करके रख सकते हो, सो दैट जब भी ऐसा कोई एनालिसिस हो आप उन पॉइंट्स को जो है मतलब उस वक्त डिस्कशन में ला सकें। और रेगुलर ऑडिट्स करोगे स्टोर के भी, और अपने जो परफॉर्मेंस जो भी चल रही है
मेंटेनेंस की, उसके रेगुलर ऑडिट करोगे। और अगर आपके ऑडिट के बेस पे आपको वेरिएशन नज़र आ रही हैं तो आप अपने जो रीऑर्डर पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, या फिर जो आपके रीऑर्डर लेवल्स हैं, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा मतलब आप क्वालिटी पे ध्यान दे सकते हो, क्वालिटी इंश्योर कर सकते हो जो पार्ट्स आपको सप्लाई हो रहे हैं, कि अगर कोई ज़्यादा मतलब कॉस्ट वाइज ज़्यादा है लेकिन उस ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक, तो उस तरह से कंपैरिजंस के बेस पे आप अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो जैसे हमने कल एक एग्जांपल ली थी कि किसी बिल्डिंग में HVAC सिस्टम लगा है, तो अगर उसके रिलेटेड पार्ट्स का हमने लिस्ट अप करना होगा तो किस तरह की आइटम्स आएंगी उसमें? ज़्यादातर प्लम्बिंग रिलेटेड होंगी या फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होंगे। ठीक, तो उस वैसे ही हम अपने जो है मेजर्स अपने स्टार्ट करेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल वालों के बिहाफ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, और मैकेनिकल के या प्लम्बिंग के बिहाफ पे इस तरह दूसरी तरह की जो रिक्वायरमेंट्स है वो रहेंगी। तो उस हिसाब से हम अपने ऑर्डर्स टाइम टू टाइम जो है रेज करेंगे, मेंटेन करेंगे स्टॉक, और मेंटेनेंस का काम किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, इसका ध्यान रखें।